आप मुझे ना को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर भी कर पाऊँ। हेलो, आप मुझे हाँ ना तो को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। सो आपको होस्ट बना दिया जी। आप हाँ जी, हेलो, मनीष जी बना होस्ट है। दीजिए। हाँ जी। आज का हमारा विषय है स्पाइन के ऊपर। वैसे तो हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम है, हम पूरे के पूरे शरीर को अगर हम देखें तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा स्पाइन है। और ये जितनी आप योग, जितनी एक्सरसाइज करते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो हमारे स्पाइन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है भी हैं। जैसे जैसे आपको इसके बारे में पता लगेगा तो आप इसको एक ऐसा महसूस कर पाएंगे कि हम हमारे स्पाइन के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे और करना है, मेरे को पूरी बात करो बॉडी की 3 मिनट। एक्सरसाइजेस, पूरी मसल्स आप हमारी जो है रेस्ट कर वो देगा। इसके साथ एसोसिएटेड रहती कल हैं। नहीं हो रही थी। हम जब इस दर्द होगी तो एसोसिएशन में स्क्रीन शेयरिंग हो नहीं रहा जी। आप तो होस्ट हो, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो। नहीं मीना सिंह आने जी, आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए अच्छा प्लीज। जी, अच्छा नहीं, जी, मेरे अच्छा जी, से अच्छा स्क्रीन जी। मेरे शेयरिंग को हो पता नहीं नहीं चला, रहा। मैंने मनीष देखा जी, नहीं। मनीष जी, हाँ स्क्रीन जी, हाँ जी। शेयरिंग हो नहीं रहा मनीष जी। जी, आपने ना किरण मैम को होस्ट बनाया हुआ है और पूनम गुप्ता जी होस्ट नहीं है। अच्छा, चेक आई एम कीजिए। नॉट होस्ट। हाँ, किरण मित्तल जी को बना दिया आपने गलती से। ओके 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 ओके, सॉरी हाँ सॉरी। जी सर। और जिनके माइक साथ बाकी चल रहे हैं वो बंद करवा दीजिए। फिर वो ना अगले, जब होस्ट मैं नहीं हूं ना तो फिर अच्छा, किरण मैम आप कर सकते हैं, देखिए आप होस्ट बने मैं हैं। 1 मिनट 2 मिनट में करता हूँ बस। तो जब जी। जो लोग योग से जुड़ गए हैं या जो लोग योग से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जब आप योग एक्सरसाइजेस करते हो, यौगिक जॉगिंग करते हो या जिम में एक्सरसाइज करते हो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम योग कर रहे हैं, तो उसका हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब तक हमें यही नहीं पता कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसका कौन सी मसल पे या कौन से हमारे बॉडी पार्ट पे क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, तब तक हमें उसका फायदा नहीं मिलता। तो अब हमें करना, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके बारे में देखेंगे कि कैसे हम बहुत सारे अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे कोरिलेट करते हैं योग के साथ। हम उसको जैसे मन की आंखों से हमें क्या करना है, महसूस करना है। जो एक्सरसाइज करते हो, जो आप प्राणायाम करते हो, धीरे धीरे आप अपने बॉडी पार्ट्स को महसूस कीजिए, मन की आंखों से देखिए कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपके शरीर के कौन से पार्ट में मूवमेंट लेके आ रही है। आप सब लोग सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ जाइए। जिनके घुटनों में कष्ट है वो कुर्सी पर बैठकर बिल्कुल स्पाइन को, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। बस आंखें बंद नहीं करेंगे, आपकी आंखें आपकी स्क्रीन पर। हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे अपनी स्पाइन के बारे में। और आप लोग सब कपालभाति शुरू करेंगे। लंबे गहरे स्ट्रोक, नाभि का संकुचन पीठ की ओर, कमर गर्दन एकदम सीधी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे शरीर का हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क, सारा कुछ उससे कंट्रोल हो रहा है हमारी बॉडी में। छोटे छोटे स्ट्रोक लगाते जाइए कपालभाति के, और साथ साथ में बड़े ध्यान से आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज पर, आपका आंखों का पूरा ध्यान आपके स्क्रीन पर। हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे शरीर को कंट्रोल करने में। सारा कंट्रोल ही हमारा हमारे ब्रेन से होता है, हमारी नर्वस सिस्टम से होता है। तो पूरे हेड के अंदर जितना भी हमारा पार्ट है, आप देख सकते हो कितने सारे फोल्ड्स हैं हमारे ब्रेन में। और जैसे ही ब्रेन से पूरी नर्व्स नीचे की तरफ आती हैं, ये सारी की सारी नर्व्स आपके एक छोटे से पाइप के रूप में हमारी बैकबोन में चली जाती है। बैकबोन क्या है? बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसके बिना हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम
प्रॉपरली खड़ा ही नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। और हम इसीलिए बोलते हैं, जब हम योग में भी बोलते हैं ना, अभी आप लोग कपालभाति करते जा रहे हैं, साथ साथ में हम बोलते हैं कमर गर्दन सीधी। तो कमर और गर्दन सीधी का मतलब है आपने अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखा है। स्पाइन के अंदर बेंडिंग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क से वाइब्स आएंगी, जो हमारे ब्रेन से वाइब्स आएंगी, वो सारी वाइब्स हमारी इस स्पाइनल कॉर्ड से धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश होना शुरू होंगी। जब ये नीचे की तरफ जाएंगी तो ऑब्वियसली जो आपने एक्टिविटी की, जो आपने मूवमेंट किया, वो धीरे धीरे आपके शरीर से नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। सारी पॉजिटिव एनर्जी आप नीचे की तरफ पुश करेंगे, जो एनर्जीज आप ले रहे हैं अपने योग से। तो देखिए हमारी स्पाइन में, जैसे शायद आप लोगों ने पहले ऑलरेडी सुना भी होगा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर टोटल 33 मनके हैं। मनके बोलते हैं पर इसको हम वर्टिब्री बोलते हैं, वी कॉल इट वर्टिब्री। तो ये जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे जो वर्टिब्री हैं 33, ये छोटे छोटे साइड में से देख रहे हो आप, रेड कलर में, फिर येलो में, फिर ग्रीन में, इसके बीच में आ रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, साइड में आ रहे हैं हमारे वर्टिब्री। छोटी छोटी बोन्स होती हैं ये, और इन बोन्स के बीच में छोटा छोटा सा गैप होता है। ये एक कॉन्टिन्यूअस बोन नहीं है, छोटा छोटा सा गैप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट, जैसे हमने कहा 33 वर्टिब्री प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। जो सर्वाइकल वर्टिब्री है बिल्कुल नेक के, हमारे सिर के साथ ही गर्दन से जैसे ही हेड पार्ट खत्म हुआ, साथ ही हमारी नेक पार्ट तक, शोल्डर तक सर्वाइकल वर्टिब्री है। तो बहुत कॉमन है, आपने 10 में से 3 व्यक्तियों में सुना होगा कि सर्वाइकल है मुझे। तो क्या है ये सर्वाइकल? बोलते क्यों है इसको सर्वाइकल? इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी पॉस्चर जो एक पर्टिकुलर पोज में होना चाहिए था, ड्यू टू जॉब, ड्यू टू बैड पॉस्चर, हम ठीक से नहीं बैठते हैं, या समहाउ हमारी जॉब ऐसी है, या कई बार इंजरी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारे बैड पॉस्चर से होती है, ओवरवेट हो सकता है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। उससे हमारे सर्वाइकल की जो शेप है, जो बिल्कुल ब्रेन से नीचे रेड पार्ट आप देख रहे हैं, जब उस बोन की शेप हम चेंज कर लेते हैं, हम नहीं चेंज करते, हमारा बैड पॉस्चर उसको टिल्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड इसके बीच में से जा रही है वो दब जाती है। और जब वो दब गई तो उसमें एक इम्पैक्ट आएगा, वो क्या करेगा, वो सर्वाइकल कॉज करेगा। वो आपको बहुत ज्यादा जैसे चक्कर आएंगे, सर्वाइकल में यही होता है ना, आपको चक्कर आते हैं, आपके कंधों में पेन होती है, आपके कंधों से वो पेन आपकी राइट एंड लेफ्ट आर्म में चली गई, कुछ लोगों को बहुत सीवियर वॉमिटिंग हो गई, क्योंकि ये सारा एरिया हमारा ऐसा है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। और ये वॉमिटिंग और ये चक्कर आना, बैलेंसिंग, ये सारी हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है। होता क्या है कि इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक लिक्विड फ्लो करता है जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कपालभाति कंटिन्यू करते रहें, बीच बीच में अपनी स्पीड को कम करें, थोड़ा सा ज्यादा करें, कोशिश करें अपनी नाभि को पूरा संकुचित कर लें पीठ की तरफ। और ये सर्वाइकल की लगातार एक्सरसाइजेस, देखिए जो भी चीज हम योग से जोड़ते हैं, आप देखिए बॉडी पार्ट में सर्वाइकल को अगर हम योग से जोड़ें तो इस समय आप कपालभाति कर रहे हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, आप अपनी श्वासों को बाहर फेंकते जा रहे हैं, श्वास स्वतः ही अंदर जाती है। जाती हुई श्वास आपके अंदर के बहुत सारे रोग, दोष, कीटाणु सब बाहर फेंकती जा रही है। तो जब आप अपने अंदर के टॉक्सिन्स वायु के माध्यम से बाहर फेंकते हैं, तो आपका मस्तिष्क शुद्ध हवा, उसके अंदर के टॉक्सिन्स अगर निकल रहे हैं तो आपके मस्तिष्क को बहुत फ्रेश फील होता है। आपका पेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारी बातें ठीक है कि प्राणायाम से, कपालभाति प्राणायाम के जितने भी लाभ हैं वो हम सबको पता है, वो होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप सोचिए कि जो ऑक्सीजन, जो टॉक्सिन्स बाहर निकल गए और आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो गया अशुद्धियों से, वो रिलैक्सेशन आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेट करेगी, राइट। अब आप सर्वाइकल की बात करेंगे अगर हम, तो कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जब भी आप प्राणायाम करते हैं, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं,
तो पहले तो सबसे पहले सुखासन सिद्धासन। सुखासन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अपने घुटने फोल्ड करके बैठे। बहुत सारे लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है, तो मेरे कुछ साधक ऐसे हैं जो बिल्कुल नीचे नहीं बैठ सकते। चेयर पे बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, फोरहेड मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अपने आप को ढीला छोड़ते हुए, हाथ वायु मुद्रा में रखते हुए स्पाइन को सीधा करेंगे। कमर को सीधा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, इसके अभी अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कितने अच्छे प्रभाव पड़ते हैं आपकी पूरी बैक पर। स्पाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी स्पाइन कैसे ठीक रह सकती है। तो सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस हम सबको पता है। सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस में थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस हम करेंगे भी साथ साथ में। तो धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकते हुए, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, पिन कर पा रहे हैं, दोनों हथेलियों को आसन के दाएं बाएं रख दीजिए। रखिए दोनों हथेलियों को दाएं बाएं, पूरा पुश कर दीजिए अपनी हथेलियों को आसन की ओर। उंगलियों को खोल लीजिए, हथेलियों को नीचे की ओर पुश कीजिए, दोनों कंधों को पुश कर दीजिए, गर्दन को ऊपर खींच दीजिए। खींचिए अपनी नेक को अपवर्ड, दोनों हथेलियां डाउन, नेक अप। आपके कंधों पर, स्पाइन पर खिंचाव आ जाएगा। तो सर्वाइकल, सबसे पहले अपर बैक को देखते हैं हम। धीरे धीरे दायां कान बिछाएंगे दाएं कंधे पर, बिछा दीजिए दायां कान दाएं कंधे पर, होल्ड कीजिए इसको। बाईं ओर स्ट्रेच को महसूस कीजिए। आप अपनी सर्वाइकल देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर सर्वाइकल बोन है, हमारी वर्टिब्री है, और देखिए वो टिल्ट हो रही है राइट साइड में। राइट साइड में आपने टिल्ट किया, लेफ्ट साइड की मसल्स को पूरा स्ट्रेच कर लिया। धीरे धीरे गर्दन बीच में, बायां कान बाएं कंधे पर, दाईं और स्ट्रेच को महसूस कीजिए। खींचिए इसको नीचे। जिनकी सर्वाइकल की वजह से कंधों में बहुत पेन होता है, बिना किसी की हेल्प के आप अपने कंधों को बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। धीरे धीरे से गर्दन को बीच में, ठोडी को ले जाएंगे राइट शोल्डर पर, घुमा दीजिए गर्दन को, बिल्कुल राइट साइड में घुमाइए। जब आप गर्दन को राइट साइड में घुमाएंगे, मन की आंखों से सर्वाइकल वर्टिब्री की मूवमेंट को महसूस कीजिए। अपर मूवमेंट हल्की हल्की सी राइट की तरफ टिल्ट हो गई, फ्लेक्सिबल होती हुई। धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए, ले जाएंगे बाएं कंधे पर, घुमाइए दाएं ठोडी को बाएं कंधे की तरफ लेके जाइए। आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री लेफ्ट साइड में मूव हो रही है। जैसे ही आप अपनी नेक को बाएं दाएं बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे जब आप मूव करते हैं, तो आपकी अपर जो नेक पार्ट है, सर्वाइकल है, उसकी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब सर्वाइकल यहाँ पर डिजीज नहीं है, यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं जो मन के हैं हमारे ऊपर के, वो सर्वाइकल हैं। वो जैसे जैसे फ्लेक्सिबल होते रहेंगे, आपको रिलैक्स करते रहेंगे। बहुत सारी सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस आप करते हैं। धीरे से हथेलियों को नीचे की ओर पुश करते हुए, गर्दन को हाफ सर्कल बनाते हुए, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं पूरा घुमा दीजिए और महसूस कीजिए अपने कंधों की मसल्स को रिलैक्स होते हुए, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। बहुत आराम मिल रहा है। देखिए, जो ऑर्डर आप अपने ब्रेन को करते हैं, जैसा आदेश अपने ब्रेन को देते हैं, आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही महसूस करने लगता है। पूरी तरह से कंधों को आराम मिल रहा है, आपको आनंद आ रहा है इसमें। धीरे से गर्दन बीच में, ठोडी को कंठ रूप से लगाते हुए, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं पूरा घुमा दीजिए। कंधों की मसल्स, आपकी सर्वाइकल बोन जो पीछे से वर्टिब्री हैं, उनके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह से रिलैक्स होती हुई, धीरे धीरे से गर्दन को घुमाते घुमाते वापस, धीरे से वापस। थोड़ी सी जानकारी और शुरू कर देंगे आप साथ साथ में कपालभाति। मैं नहीं चाहती कि आप साथ साथ में सिर्फ कपालभाति को छोड़ते जाएं, साथ साथ में अपनी श्वासों को बाहर निकालते जाएं। कुछ कुछ डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं आप। आपकी डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सर्वाइकल के बाद जैसे जैसे आप इस सर्वाइकल बोन को देखते हैं,
इसके और नीचे आएंगे लोअर पार्ट में, रेड सर्वाइकल है, येलो वाला थोरेसिक है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को बैकएक का प्रॉब्लम नहीं होता। जो लंबर है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, लोअर बैक, इसको बोलते हैं हम लोअर बैक। लोअर बैक में भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके नीचे सेक्रल एंड कॉक्सियल, जो हमारी हिप बोन्स के बिल्कुल बीच में चला जाता है, वो हमारा है लास्ट पार्ट, हमारी वर्टेब्री का। तो 33 वर्टेब्रीज में से ऊपर की सर्वाइकल वर्टेब्रीज और नीचे की लंबर L1 L2, बहुत कॉमनली सुना होगा जी, मेरा ये मन का हिल गया, L1 में डिस्क प्रॉब्लम हो गई, ये वाली प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो ये चीजें कैसे ठीक होती हैं? आप लगातार अभ्यास में रहें, योग से जुड़ें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सिर्फ बोन की बात करते हैं, एग्जैक्टली बोन की बात तो करते हैं, बोन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि ये हमारे शरीर का बैक पार्ट है जो आपको दिख रहा है। इस बैक पार्ट में जितना रेड पार्ट है, ये सारा मसल्स है। तो सिर्फ बोन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेड मसल्स सारी की सारी आपकी बैक पे, आपकी हिप्स के साथ, लेग्स की बोन्स के साथ, आपके कंधों के साथ अटैच्ड हैं। ये मसल्स एक्चुअल में हेल्प करती हैं हमारी बोन्स की मूवमेंट में। तो अगर आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, फिट रखना है, कि बोन्स में प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसके लिए आपको मस्कुलर एक्टिविटीज को करना है, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल करना है, राइट? तो अगर आपकी मसल्स अगर आपकी मसल स्टिफ हो जाती हैं, तो आप क्या होगा, आपकी बॉडी वहीं पे हार्ड हो जाएगी। जैसे कोई गाड़ी अगर आप रोक दे, कहीं गाड़ी को 4 महीने 6 महीने खड़ा रखेंगे, तो उसका इंजन जम हो जाएगा। तो ऐसी चीज हमारी बबीता जी माइक ऑफ कीजिए, बबीता जी माइक ऑफ कीजिए, बबीता जी माइक ऑफ कीजिए। तो जैसे ही आपकी बॉडी भी ऐसा ही है, जब आप अपनी बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं करते, बॉडी में मूवमेंट को बंद करते हैं, तो आपकी मसल स्टिफ होना शुरू हो जाती है। जब वो मसल्स बिल्कुल स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, तो होता क्या है कि हम 2-4 महीने, क्या होता है, सपोजिंग आपने 4 महीने से कोई योग, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, बॉडी स्टिफ हो गई आपकी, सडनली आपको एक दिन आपको एक दिन लगा, जोश आ गया कि अब तो मुझे आज एक्सरसाइज करनी है। आप बड़े फास्टली आपने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया, तो क्या हो गया, सडनली साथ साथ में अपनी हैंड्स को मूव कीजिए, कंधे पर कोहनी को खींचते हुए, पूरा अप एंड डाउन, पूरा कंधे से हाथ टच करते हुए बाहर की ओर। तो जैसे ही आप अपने आप को सडनली 4 महीने के बाद स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल खिंच जाती है, फिर आपको बैकएक होना शुरू हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, ये हम यंग बच्चों में, हमारे यंग बच्चों में बहुत कॉमन है। 4-4 6-6 महीने एक्सरसाइज नहीं करनी है, फिर उन्होंने क्या करना है, एकदम से एक ही दिन में इतना स्टेनस एक्सरसाइज करेंगे कि वो मसल्स को जो स्टिफ हुई पड़ी हैं, जिसको आपने स्ट्रेच ही नहीं किया, जिसकी आपने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी, उस मसल्स को एकदम से खींच देंगे और वो बैकएक हो जाएगी। और जब कभी भी बैकएक होता है, इस बात को ध्यान, हाथ को पीछे की तरफ पुश करेंगे, जब भी कभी बैकएक होता है, तो पहले जब बहुत सीवियर पेन हो, कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए। जब वो पेन थोड़ा गायब हो जाए, खत्म हो जाए, धीरे धीरे बहुत स्लो मूवमेंट के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, एकदम से हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है। अब हम अपने कंधों की मसल्स को पूरा फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। ये दोनों कंधों की मसल्स और नर्व्स हमारी सर्वाइकल के साथ जुड़ी हुई हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपके इन सारे ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे पेन को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगी। चलिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे आप अपने आप को फ्लेक्सिबल, कैसे करते हैं फ्लेक्सिबल, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे जो यंग बच्चे हैं मिस करते हैं, वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रखेंगे दायां हाथ बाएं घुटने पर, बायां हाथ एकदम सीधा, पूरा खींचिए ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर, स्ट्रेच कर लीजिए, झुक जाइए राइट साइड में, कंधे को घुटने पर लगा दीजिए, फोल्ड कीजिए कंधे को घुटने पे लगाकर। स्ट्रेच को कहाँ महसूस करेंगे, अपने मन की आंखों से देखिए, कंधे से लेकर आपके हिप्स तक आपको पूरा स्ट्रेच महसूस होगा, पूरी कमर, पूरे हिप्स और ऊपर तक पूरी आर्म्स तक
बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग। और ये स्ट्रेचिंग क्या कर रही है? ये स्ट्रेचिंग आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल कर रही है। लेफ्ट हैंड को रखिए राइट घुटने पर, राइट हैंड पूरा आप झुक जाइए राइट साइड, कंधे को टच कीजिए, घुटने से खींचिए ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर, अपने स्ट्रेच को महसूस कीजिए। बहुत प्यार से पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए, कसाव नहीं रखना, जहां पे हम सिर्फ खिंचाव दे रहे हैं सिर्फ वहीं पर अपने खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे से वापस एक बार और कर लेंगे। राइट हैंड लेफ्ट घुटने पर, लेफ्ट बिल्कुल ऊपर सीधा, झुक जाएंगे राइट साइड, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए मसल्स पर। देखिए, जब तक मसल्स हमारी स्ट्रेच नहीं होती तब तक वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होती, तब तक वो इलास्टिक भी नहीं होती। लेफ्ट साइड में आ जाइए, पूरा घूमिए लेफ्ट साइड, धीरे धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे से वापस। तो हमारी मसल्स की इलास्टिसिटी, हमारी मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों हाथ पीछे से नमस्कार अवस्था में रखेंगे, मैक्सिमम ऊपर की ओर खींचिए। दोनों आपके कंधों की शोल्डर प्लेट्स मसल्स को पूरा रिलैक्स कर लीजिए, खींचे, पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए। छोटी छोटी सी स्ट्रेचिंग, गर्दन को कॉलर बोन से लगाते हुए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मूव कीजिए। एक एक पॉइंट को महसूस कीजिए। आपकी मसल के एक एक स्ट्रेच के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन, जो रिलैक्सेशन आ रहा है, उसको महसूस करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे से वापस, धीरे धीरे से वापस। एक स्ट्रेचिंग हम और कर लेंगे। दाया बायां हाथ बाईं ओर, दायां हाथ ऊपर, पूरा लेफ्ट साइड में पुश कर दीजिए बॉडी को। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है ये आपकी। आप ये मत सोचिए कि ये स्ट्रेचिंग सिर्फ कमर की है, कमर पर आपकी मसल स्ट्रेच हो रही है, लेकिन आपकी स्पाइन पूरी बेंड हो रही है राइट साइड में। आपकी स्पाइन की बेंडिंग हो रही है, साथ साथ में महसूस कीजिए। आ जाइए राइट साइड, पूरा खींचे ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर, राइट साइड में मैक्सिमम हाथ को आसन पर पुश करते हुए नीचे की तरफ ले जाइए। धीरे धीरे से वापस एक बार और करेंगे। लेफ्ट साइड पूरा खींच दीजिए और देखिए कमर पर कितना अच्छा खिंचाव आता है। आपके आपके यहाँ पर जो लोअर बैक है उसकी मसल्स पूरी स्ट्रेंथन होती हैं जब आप ये स्ट्रेचिंग करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। बच्चा लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे स्ट्रेचिंग से तो कुछ नहीं होता, कोई बॉडी फैट कम नहीं होती है, कोई फैट बर्निंग नहीं होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रेचिंग आपकी मसल्स को बहुत स्ट्रेंथन करती है, बहुत फ्लेक्सिबल करती है। एक और बैक मसल्स के लिए हम करते हैं, क्योंकि मैं मसल्स की बात कर रही हूँ। दोनों हाथ सामने की ओर रखिए, सामने की ओर, धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर खिसका दीजिए, गर्दन कॉलर बोन से लगी हुई। रुकिए इस पोजीशन में। जब आप इसमें होल्ड करेंगे, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे, सामने नहीं झुकाएंगे। जब आप होल्ड करेंगे, श्वास को बाहर निकालिए, पेट को अंदर खींच दीजिए। रुकेंगे इस पोजीशन में, धीरे धीरे आपको फील होगा आपकी हिप मसल्स पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। अपनी कोहनियों को टच कर दीजिए, आसन पर करिए कोहनियों को टच। अब देखिए आपकी लोअर बैक, आपकी हिप मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती हुई। मसल्स के उस स्ट्रेच को अपनी हिप्स पर, लोअर बैक पर महसूस कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप होल्ड करते जाएंगे, आपको अपनी हिप्स पर, लोअर बैक पर बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। और ये इतना अच्छा पोज है कि यदि आपको बहुत लोअर बैक हो रही है, अगर कोई और मेडिकल रीजन नहीं है, ऐसे बैठिए, आपको ऐसे लगेगा किसी ने आपकी मसाज कर दी हो। इतना अच्छा पोज है ये। और ये आपकी बैक मसल्स को, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि मसल की स्ट्रेंथनिंग के बिना आप अपने बैक एक को ठीक नहीं कर सकते। धीरे धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास ले लेंगे, श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। आ जाएंगे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में। आप लोग अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे, तब तक मैं आपको अगली क्रिया बताती हूँ। इसके नेक्स्ट क्या है कि जब हम इन पोजीशंस को और आगे देखते हैं, ये हमारी मस्कुलर पार्ट हो गया
कि जब भी आपको अपनी बैक एक के बारे में समझना है तो पहले अपनी बॉडी में उसके स्ट्रक्चर को समझिए कि स्पाइन के साथ क्या क्या रिलेटेड है, हाउ मसल्स आर इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेंथन योर बैक। ये वर्टिब्री का छोटा सा, ये 2-3 वर्टिब्री का एक पिक्चर है, आप देखिए इसके बीच में आपको यहाँ पे तो नर्व स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है और ये आपको साइड में इसमें डिस्क दिखती है, एक टिश्यू होता है, एक डिस्क होती है जो 2 वर्टिब्री के बीच में कुशन की तरह का काम करती है। अब ये होता क्या है, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, वैसे तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मेडिकल कंडीशन में ऐसा होता है कि आप लोगों ने सुना होगा मेरी ये डिस्क हिल गई, L1 की डिस्क हिल गई या ये हो गया। जब हम कॉन्स्टेंटली किसी जॉब प्रेशर की वजह से या किसी बैड पोस्चर की वजह से एक तरफ को झुकना शुरू करते हैं या आगे या बेंड होना शुरू करते हैं, तो ये जो हमारा कुशन है धीरे धीरे ये खत्म, इसकी कुशनिंग कम हो जाती है। तो इसके अंदर जो 2 बोन्स के बीच में गैप होना चाहिए वो गैप कम हो जाता है, तो वो बोन्स आपस में टकराने, वर्टिब्री आपस में टकराने लगती हैं, तो आपको पेनफुल कंडीशन होती है। कभी कभी ये भी होता है कि इसके बीच में क्रैक आ गया, आप लोग अनुलोम विलोम करते जाइए, बाईं से श्वास लें, दाईं से निकाल दें, हर बार बाहर जाती हुई श्वास को लंबा और गहरा करते जाएं। जैसे जैसे आप अपनी श्वासों को लंबा और गहरा करते जाएंगे, आपके पूरे मस्तिष्क में, पूरे ब्रेन, आपका साइनस, आपकी आईज, आपकी लंग्स शुद्ध वायु से संचारित होती हुई आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती हुई। आपको पता है हमारी बॉडी में जो वायु रूपी अशुद्धियां होती हैं वो हमें नेगेटिव एनर्जीज की तरफ लेकर जाती हैं। आप जैसे जैसे अपने अंदर की अशुद्धियों को वायु के माध्यम से बाहर निकालते जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आते हैं कि ये वर्टिब्री में भी बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से ये हमने वही सेम चीज बताई कि हमारे 4 सर्वाइकल के अंदर, हमारी स्पाइन के अंदर, ये बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन है, इसमें बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम आता है जो हमारे हार्ट और लंग्स के आसपास है। देन लंबर L1 L2 ये आपने बहुत कॉमन सुना होगा। लास्ट वन इज सेक्रम, टेल बोन, लास्ट इज कोकेक्स। जो टेल बोन होती है उसमें भी कभी कभी होता है ना, कभी आपका पैर फिसल गया, आप जोर से कहीं गिर गए, तो नीचे से हिप से जब आपको चोट लगती है, झटका लगता है, तो टेल बोन में प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी हमें जो है बैकएक होना शुरू हो जाता है। तो बैकएक के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि बैकएक होता क्यों है। अगर आपका बैकएक हो रहा है उसका बेसिक रीजन आपको, अब देखिए कई बार ऐसा होता है बैकएक हो रही है आपको, आपने क्या किया, किसी से सुना, अच्छा आप योग करते हो जी, ठीक है जी, आप अपने योग से जो है मेरी बैकएक ठीक कर दो, उस दूसरा बंदा भी उसको योग कराना शुरू करेगा, लेकिन हो सकता है उसको कोई इंजरी हो गई हो सकता है उसका कोई और कारण हो, उसकी स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो। तो सबसे पहले इसका रूट कॉज जरूर पता होना चाहिए। जब भी हम बैकएक हो रहा है और हम योग कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल कंफर्टेबल लेवल में लेके आए। एक्सेस में अगर आपने आसन को जोर जबरदस्ती कर दिया, अपने शरीर से जोर जबरदस्ती कर दिया, तो आप फिर अपनी पेन को और बढ़ा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। जिस बॉडी पार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है पहले उसको रिलैक्स कीजिए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं डालिए। अब क्यों होता है बैकएक, एक तो फिटनेस लेवल, बहुत लोगों का फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होता, तो फिट नहीं है, बेड पे पड़े हैं और फिजिकली उनके अंदर इतना ज्यादा वो हो गया कि मसल्स वीक हो गई उनकी, जब वो उनको यूज ही नहीं करेंगे तो मसल्स वीक हो जाएंगी। साथ साथ में आप प्राणायाम करते रहेंगे, अनुलोम विलोम अद्भुत प्राणायाम है, धीरे धीरे उनकी मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगी। फिर अगर वो कोई भी हार्ड काम करेंगे तो उनका बैकएक होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो बैकएक होता है जब मसल्स वीक होती हैं, वो सडनली ठीक नहीं होता, उसको समय लगता है। देखिए आपकी मसल्स वीक हो गई हैं, आप एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, तब जाके आपकी मसल्स फिट होगी और आपका बैकएक तब ठीक होगा। ये मत सोचिए कि 5 दिन हमने योगा कर लिया तो 5 दिन में हमारा बैकएक ठीक हो जाएगा। अभ्यास करें,
धीरे धीरे मसल्स फिट होंगी, फिर आपका बैक एक जाएगा। लोगों का वेट गेन हो जाता है, एक्सेसिव वेट गेन से हमारा लाइफ साइकिल, ओबेसिटी जो है वो हमारे लाइफ साइकिल को थोड़ा स्टेगनेंट कर देती है, तब भी बैक एक बहुत होता है। जॉब से रिलेटेड है कि लगातार डेस्क पे बैठे हैं, अब आजकल तो ऐसे वीडियोस आते हैं जो उनको बताते हैं कि आप अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, दोनों बाजू आप करके स्ट्रेच कर लीजिए, राइट साइड टिल्ट कीजिए, लेफ्ट साइड टिल्ट कीजिए, राइट। तो ये स्ट्रेचिंग बताते हैं उनको जो भी स्टेगनेंट जॉब करते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, ये भी आपकी बैकएक का एक कारण हो सकता है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, ये आपको बैकएक कॉज कर सकता है। वायु से भी बैकएक होता है। सबसे पहला जो मेरे जातक कभी पूछते हैं ना कि मैम आज मेरे बैकएक हो रही है, तो मैं सबसे पहले उनको ये बोलती हूँ कि आज आप योगा के बाद कोसे पानी के साथ आधा चम्मच अजवाइन खा लीजिए, क्योंकि अजवाइन से एक्सेस वायु निकल जाएगी तो थोड़ा सा बैक एक तो वैसे ही ठीक हो जाएगा 30%। तो ठीक है। एज फैक्टर होता है 45 के बाद बैक एक होना शुरू हो जाता है। तो ये एज फैक्टर इसलिए बोलते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि एज फैक्टर से भी हो सकता है, क्योंकि हम अपना कैल्शियम इंटेक कम कर देते हैं या हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। अगर बोन्स में कैल्शियम की कमी है तो हमारी बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी और हमारी बोन्स में एक टिपिकल सा पेन या उसका स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी बैक एक होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देन हेरिडिटरी भी हो सकता है कुछ लोगों को। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट जो कारण हैं बैकएक के, वो हैं। हम थोड़े से अब एक्सरसाइजेस करेंगे बैकएक के लिए। आ जाइए। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम की आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर रखते हुए आ जाइए कैट पोज में। आ जाइए कैट पोज में, अपनी स्पाइन की एक्सरसाइज करेंगे। कैट पोज में सबको पता है, दोनों घुटनों में हिप्स जितना फासला, उंगलियों खोल देंगे अपनी दोनों उंगलियां बिल्कुल कंधों के नीचे, आपकी कलाई कंधों के नीचे। श्वास भरते हुए आप पूरा खींच दीजिए ऊपर, श्वास भरते हुए आप रुकिए, ठोड़ी को कंट्रोल से लगा दीजिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन, आप अपनी स्पाइन को अप एंड डाउन कर रहे हैं। एक बार और करेंगे। आप श्वास भरते हुए आप पूरा पेट खींच दीजिए ऊपर, स्पाइन को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये आपकी स्पाइन की एक्सरसाइज है। मैक्सिमम एक्सरसाइजिंग आपको पता होंगी। फिर से अप एंड डाउन, अप and down. One more time. Up and down. ये हमने क्या किया, हमने अपनी स्पाइन की एक्सरसाइज की। जैसे कैट्स करती हैं, अपनी स्पाइन को पूरा फ्लेक्सिबल करती हैं। दायां हाथ बायां पैर पूरा खींच दीजिए, सीधा पूरा खींच दीजिए। हमने अपनी स्पाइन को अप एंड डाउन बेंड किया। अब हम अपनी स्पाइन को पूरा खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको पूरा खींच दीजिए पूरा आगे की ओर। धीरे से वापस दूसरी ओर, हाथों को बदल दें, पैर को बदल दें, पूरा खींच दीजिए। गर्दन एकदम सीधी। देखिए स्पाइन पर खिंचाव आता है नहीं आता। मन की आंखों से महसूस करें आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका आपके शरीर पर कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे से वापस, धीरे धीरे से वापस इसी पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हथेलियों को आगे की ओर करते हुए बिल्कुल पीछे नाक माथा आसन पर बाल आसन। पूरा खींचे हथेलियों को आगे की ओर, बिल्कुल स्पाइन को सीधा कर दीजिए। धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे इस पोज में। दोनों पैरों को पीछे से बिल्कुल सीधा कर दें। दोनों आपकी कोहनियां आसन पर, टांगों को आपस में मिला लीजिए। गर्दन को आप देखिए, अगर आपको इस पोस्चर में दिख रहा है, इस पोजीशन में आना है। दोनों कोहनियां आसन पर, दोनों हथेलियां आसन पर, गर्दन अप। लोअर बैक पर आपकी देखिए स्पाइन को महसूस कीजिए। आपको अपनी स्पाइन में बहुत अच्छा बेंड महसूस होगा। ये भुजंग आसन से पहली स्थिति है और बहुत रिलैक्सिंग पोज है ये आपकी बैकएक के लिए। जब आपको लगे कि बैकएक हो रही है, बिल्कुल इस पोज में कुछ पलों के लिए, कुछ मिनट के लिए बैठिए। आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। आपकी सारी मसल्स को धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को लीजिए,
दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों पैरों को मिलाते हुए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एड़ियों को हिप से लगाने का प्रयास कीजिए और अपनी स्पाइन पर स्टिफनेस को महसूस कीजिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपकी स्पाइन के लिए, आपकी मसल्स के लिए, बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए। आपको मैंने रूट कॉज बताया कि बैक एक होता है मस्कुलर पेन की वजह से, और अपनी स्पाइन के आसपास की मसल्स जब आप स्टिफ कर लेते हैं तो आपको मस्कुलर पेन होना शुरू हो जाता है, बैक एक होना, जिसको आप लोग बैक एक बोलते हैं। तो वो बेसिकली बैक एक का रीजन क्या है ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। यहीं से करेंगे भुजंगासन, दायां हाथ उसके ऊपर, बायां हाथ उसके ऊपर, थोड़ी उठा दीजिए पूरा धड़। फिर से देखिए लोअर स्पाइन, आपकी स्पाइन की ही बेंडिंग हो रही है, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ योर स्पाइन, दृष्टि ऊपर आसमान की ओर। कितना अच्छा आपका यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रहा है आपकी बैक बोन का, आपकी स्पाइन का। बिल्कुल धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार और करेंगे। आप गर्दन कॉलर बोन से लगी हुई, दृष्टि आसमान की ओर, दोनों पैरों को मिला लीजिए। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल अच्छा है धीरे धीरे पीछे से दोनों पैरों को उठाते हुए आ जाएंगे, ऊपर करेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा आपकी स्पाइन पर। बिल्कुल धीरे धीरे से पहले पैर वापस जाएंगे, फिर आपका हेड वापस जाएगा। रिलैक्स, बालासन में, सुखासन में हल्का सा रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे पूरे शरीर को। आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे हर चीज को जब आप करते हैं अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कीजिए। आ जाइए पीठ के बल, आ जाइए पीठ के बल, दोनों घुटनों को फोल्ड कीजिए, एड़ियों को हिप्स के पास ले आइए, दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं। हमें बिल्कुल थोड़ा सा हिप्स को उठाना है, सेतुबंद आसन पूरा नहीं करना। आप पेट को अंदर कीजिए, हिप्स को बिल्कुल कुछ इंच आसन से उठाइए, उठाइए। देखिए यहाँ पर बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है आपकी। इसको अप एंड डाउन करेंगे 5 टाइम्स। 1 2, होल्ड कीजिए, डाउन 3, पेट को अंदर, हिप्स को ऊपर, होल्ड करेंगे और लोअर बैक पर इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। डाउन, अप एंड डाउन। जिनको भी अपनी बैक मसल्स वीक लगती हैं, ये वाली एक्सरसाइजेस 10-15 मिनट रेगुलर कीजिए और धीरे धीरे आप लोगों की बैक मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी। आप लोगों को बैक एक की प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। लेकिन जिनको बैक एक फ्रीक्वेंटली होता है, सडनली उनको नीचे बेंड नहीं करना, सडनली खिंचाव नहीं देना अपने शरीर को। एक बार लास्ट टाइम और आप करेंगे, धीरे धीरे से वापस, धीरे धीरे से वापस। यहीं से दोनों घुटनों को मैक्सिमम फोल्ड करते हुए पेट पर पुश कीजिए, कीजिए पुश, और हल्का हल्का सा अपनी बैकबोन की मसाज कर लीजिए। हिप बोन्स बेसिकली नीचे लोअर बैक पर हल्का हल्का से जब आप रोटेट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। धीरे धीरे से वापस, धीरे धीरे से वापस। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, घुटने मिला लीजिए, दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड और सीधा कर लेंगे 90 डिग्री। पैरों को नीचे की तरफ पुश करेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ से ऊपर वाले घुटने को दबाएंगे, कमर पर इसके खिंचाव को महसूस कीजिए। बहुत अच्छा स्ट्रेच आपकी कमर से, बैकबोन से, मतलब स्पाइन से लेकर साइड तक आपकी मसल्स पर बहुत अच्छा स्ट्रेच। होल्ड कीजिए स्ट्रेच को। धीरे धीरे से वापस घुटनों को सेंटर में ले आएंगे, राइट साइड, राइट हैंड से राइट घुटने को पकड़ लेंगे, गर्दन दूसरी तरफ खींच अपने स्ट्रेच को महसूस कीजिए। बहुत अच्छा खिंचाव आपकी स्पाइन पर, आपकी मसल्स पर, कमर पर।
कमर की मसल्स पूरी स्ट्रेच होती हुई, ये स्ट्रेचिंग ही तो है जो आपकी मसल्स को, आपकी बैक पेन को स्ट्रॉन्ग खत्म कर देगी और आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करेगी। 5 टाइम्स करेंगे इसको। 1, होल्ड करेंगे, राइट साइड पूरा होल्ड करेंगे, एक बार और लेफ्ट साइड, 2, खींचिए पूरा, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाइए, मरकट आसन है ये। देन 3, आसन आप सबको पता है लेकिन हम सिर्फ बैक एक के स्पेशल आसन कर रहे हैं। 4 एंड 5, रिलैक्स रिलैक्स, लंबी गहरी श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। मरकट आसन की दूसरी स्थिति कर लेते हैं। दोनों घुटनों में कंधे जितना फासला, क्रिया वही, घुटने दाएं, गर्दन बाएं, पूरा प्रेस कीजिए। दूसरी ओर, घुटने बाएं, गर्दन दाएं, दोनों घुटनों को आसन पर टच करने का प्रयास। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए जब आप कोई आसन करते हैं तो आसानी से हो जाता है। हमारी एक मेंटालिटी होती है कि जब हम आसन करते हैं अपने शरीर को थोड़ा स्टिफ कर लेते हैं। जब आप ढीला छोड़ देंगे ना, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर से एक बार, राइट साइड, धीरे धीरे से वापस, धीरे धीरे से वापस, दोनों लेग्स को रेस करेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री रेस कीजिए, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 डिग्री आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90 डिग्री आप। ये बहुत कॉमन पोज है। जब आपको बहुत सिवियर बैकएक हो रहा हो, अपने बेड साइड में इस पोजीशन में लेट जाए, अपनी दोनों टांगे अपने बेड के ऊपर ऐसे साइड में रखें, हल्का सा हाथ आपके नीचे, और इस पोजीशन में लेटें। देखिए आपकी लोअर बैक पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपने फीट को अप एंड डाउन, पंजों को आगे की ओर, पीछे की ओर, काफ मसल्स में भी रिलैक्सेशन मिलती है एंड लोअर बैक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल धीरे धीरे से, झटके से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे से अपनी टांगों को नीचे की ओर ले जाएंगे, रिलैक्स कर लेंगे, लंबी गहरी श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन, जो रामबाण है बैक के लिए, हमारी बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। दोनों एड़ियों को, पैरों को मिला लीजिए, एड़ियों को मैक्सिमम हिप्स के पास, दोनों पैरों को अप कीजिए, अप, धीरे धीरे पंजों को बिल्कुल ले आइए अपने हिप्स के पास, एड़ियों को पकड़ लीजिए, पूरा खींच दीजिए बॉडी को ऊपर, दोनों हथेलियां आपकी एड़ी पर, रुकिए इस पोजीशन में, सेतु बंद आसन। देखिए आपने अपनी लोअर बैक को पूरा ऊपर खींच दिया, यहाँ से सारी मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, आपकी बैक बहुत स्ट्रांग होती है इससे। रुकेंगे इस पोजीशन में, दोनों घुटनों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिल्कुल धीरे धीरे से वापस। फिर से एक बार आप कीजिए, सिर्फ एड़ियों को आसन पर टच कीजिए और ऊपर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स रिलैक्स, लंबी गहरी श्वासों की गति को सामान्य करेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। शवासन की स्थिति में आ जाइए, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, पूरी तरह से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, कहीं कोई कसाव ना रहे, कहीं कोई खिंचाव ना रहे। अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर के अंगों को निहारिए, महसूस कीजिए, आपको लगेगा कि आज आपने मैक्सिमम बैक की स्ट्रेचिंग की है,
तो लोअर बैक पर आपको खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे अपने मन की आंखों से अपनी पूरी बैक मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए, बिल्कुल ढीला। आपकी हिप मसल्स, बैक मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। कर लीजिए पूरी बॉडी को रिलैक्स। चेतना, उंगलियों को हिलाते हुए बाईं करवट लेकर दाएं हाथ का सहारा ले उठ बैठे। आ जाएंगे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियों को दाएं बाएं से आप हाथ नमस्कार अवस्था में धीरे धीरे से कंधों को कानों के पीछे ले जाकर पूरा खींच दीजिए अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर। अंगूठे इंटरलॉक्ड। आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग हो रही है। पूरा स्ट्रेच कर दीजिए अपनी स्पाइन को। रुकिए इसी पोजीशन में, होल्ड कीजिए। बहुत अच्छा पोज है ये। इस पोज में जब हम जप करते हैं, परमात्मा के नाम का जप करते हैं, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे शरीर में एंटर करती है। आपको पता है जो मंदिर है उसके ऊपर गुंबद में पतला सा एक एंटीना, मतलब एक वो लगा होता है कॉर्नर। वो इसीलिए होता है कि ऊपर से जो वाइब्रेशंस आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, वो कॉनिकल स्ट्रक्चर उन वाइब्रेशंस को अंदर एब्जॉर्ब करता है। आप भी एब्जॉर्ब कीजिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस को। बिल्कुल धीरे धीरे हो जाए, दाएं बाएं से नीचे। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास, श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। आ जाएंगे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में। आंखें कोमलता से बंद। इसमें हम त्रिकोण आसन भी करते हैं, जो हम खड़े होकर करते हैं, यौगिक जॉगिंग क्रिया के साथ करते हैं। लंबी गहरी श्वास, श्वासों की गति को सामान्य कीजिए। कंधों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद ही रखिए। चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान। आपके फोरहेड मसल्स को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। करेंगे अभ्यंतर प्राणायाम। इसका प्रेशर आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री पर, आपकी बैकबोन पर। श्वास भरें और भरें और भर ले। थोड़ा सा और भर ले। पूरा छाती सीना फूल जाए। फुला लीजिए लंग्स को बैलून की तरह। होल्ड कीजिए इस श्वास को अपने अंदर। कम से कम मन ही मन 60 गिनने तक आप इसको होल्ड करके रखने का प्रयास कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। यदि आप बहुत समय से योग से जुड़े हैं तो आप बहुत आराम से इसको 60 गिनने तक होल्ड कर सकते हैं। यदि आपकी क्षमता लंग्स की कम है तो अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। एक एक लंग के अंदर के एक एक सेल पर इसका बहुत अच्छा प्रेशर। आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत इंक्रीज होता है जब आप अभ्यंतर करते हैं। जब ना रुका जाए, बिल्कुल धीरे धीरे होल्ड के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। बिल्कुल धीरे धीरे होल्ड के साथ। रिलैक्स। एक बार और करेंगे अभ्यंतर। श्वास भरें और भरें। थोड़ा सा और भर लें। पूरा छाती सीना फूल जाए। भर लीजिए हवा को बैलून की तरह अपनी लंग्स में। होल्ड कीजिए। आपकी लंग्स के अंदर अगर कोई भी अवरोध है, ट्यूमर है, बिना किसी दवाई के ऑक्सीजन के प्रेशर से ही मेल्ट हो जाएगा। इतना अच्छा प्राणायाम है ये, इतना अद्भुत प्राणायाम है ये। मन ही मन अपने अंदर 60 तक गिनती गिनिए, मतलब 1 से 1.5 मिनट तक आपको इस प्रेशर को होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे जब आप ना होल्ड कर पाए, बिल्कुल धीमी गति से श्वासों को बाहर निकाल दें। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे से वापस
तो जिस बैकएक की हम लोग बात कर रहे हैं, यदि किसी के कोई इंजरी है, बोन बढ़ गई है, उसकी वजह से आपको बहुत बैकएक हो रहा है, तो आपको उस बैकएक के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर की हेल्प तो लेनी ही है। आप उसको उसके बिना ठीक नहीं कर सकते। तो सिम्टम्स, हमारे बैकबोन बैक पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत सीवियर, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हमें दर्द हो रहा है और वो दर्द हमारे शरीर में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, तो वो हमारा बैकएक है। कि आप जब कोई चीज लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, कोई चीज आप बैठने लगे हैं तो आपके पेन हो रही है, तो वो हमारे सिम्टम्स होते हैं कि यस बैकएक बहुत ज्यादा हो रही है। खड़े हो रहे हैं तो आपको कमर में बहुत दर्द महसूस हो रहा है, ये हमारे सिम्टम्स हैं बैक पेन के। तो आप बैक पेन को सीरियसली लीजिएगा। बैकबोन एक ऐसा पार्ट है बैक पेन कि अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये आपको बहुत आगे जाके बहुत तंग करेगा। मतलब इसकी मेडिकल कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं कि आपकी लेग में कोई वीकनेस है, आपकी बोन्स में कोई वीकनेस है, आपकी ये सियाटिका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है बैकएक का। आपकी हड्डियां भुरने लग गई हैं, आपने कैल्शियम लेवल कम कर दिया, आपके अंदर किडनी स्टोन्स हैं, वो किडनी का भी पेन हो सकता है कि आपके पूरा पीछे से आते हुए आगे की ओर आ जाता है। तो ये कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बैकएक बहुत ज्यादा होती है। आप अगर किडनी स्टोन सियाटिका की बात करते हैं तो उसकी भी एक एक्सरसाइजेस आप थोड़ी सी कर लेते हैं। आ जाएंगे पीठ के बल। सियाटिका की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप ऐसे लेट जाएंगे, दायां पैर रखेंगे बाएं घुटने पर, बाएं घुटने को पूरा ऐसे पूरा पुश कर देंगे, घुटने को पूरा पुश कीजिए। आ जाइए पीठ के बल और दाएं पैर को रखेंगे बाएं घुटने पर, ऐसे पूरा पुश करेंगे। धीरे से वापस यहाँ से दोनों हाथ दाएं बाएं, घुटने को लगाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये हमारी सियाटिका के लिए है। जो हमारी बिल्कुल टेल बोन के आसपास लंबर्स है ना, जितने भी, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड जब लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होती है तो वो दब जाती है, जिसकी वजह से ये पेन होता है और ये पूरी टांग तक जाता है आपके। अब आपने बाएं पैर के एंकल को रखेंगे दाएं घुटने पर, इसको पूरा पुश करेंगे आगे की ओर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों हाथ दाएं बाएं, घुटने को टच करेंगे राइट साइड, इधर से पैर को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वासों की गति को सामान्य कर दें। दोनों हाथ हल्के से आपकी हिप्स को सपोर्ट करते हुए, दोनों लेग्स अप, क्रिस क्रॉस अप एंड डाउन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। दोनों पैरों को दंड अवस्था में ले आएंगे, राइट पैर उठाएंगे, पूरा बड़ा सर्कल। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। जब भी बैक पेन होता है, दूसरी पैर से करेंगे, जब भी बैक पेन होता है अपने आप को थोड़ा सा सहलाइए, रिलैक्स कीजिए, बॉडी को ढीला छोड़िए। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बहुत प्यार से कीजिए। अगर कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है, डायग्नोज तो करवाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे से वापस रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास, यहीं से साइक्लिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। बाईं करवट लेकर बाईं हाथ का सहारा ले उठ बैठे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो बैक एक से रिलेटेड हैं। आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, राइट। तो हमने जितने भी ड्यूरेशन में जितनी एक्सरसाइजेस की हैं,
आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको आनंद आया होगा उनको करने में। ओवर टू गुप्ता जी। हाँ जी गुप्ता जी। हाँ जी गुप्ता जी। हाँ जी कुणाल जी। अंकल वॉल्यूम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी वॉल्यूम म्यूट। हाँ जी पूनम मैम, पूनम जी। हाँ जी ओम हाँ जी। जी। पूनम जी आज आपने सबको 10-10 15-15 साल जवान कर दिया आपने आज एक्सेस करवा के। थैंक यू सो मच। इसमें अनपिन कैसे? हाँ जी पूनम बहन। हाँ जी पूनम बहन। हाँ जी हाँ जी। ये जिस तरह से आपने इस चीजों को समझाया है ना जी, हाँ जी मतलब करते तो हम लोग रोज ही हैं, सारा कुछ रोज करते हैं। जी, हम सब ये सब करते हैं जी रोज। हाँ जी हाँ जी। परंतु मैं एक बात हम अक्सर करते हैं क्लासेस के अंदर भी जिस कार्य को हम, मैं अक्सर ये शब्द यूज करता हूँ कि जिस कार्य को हम विवेक पूर्वक करते हैं ना जी, नॉलेज के साथ करते हैं, जी 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 वो रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा होता है, जल्दी रिजल्ट मिलता है। जी मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, ऐसे करेंगे तो ये मसल स्ट्रांग होता है, ऐसे करेंगे तो ये होता है। ये जी। एक व्यक्ति करता है कि वो करी जा रहा है, उसको इस चीज की बस। नॉलेज नहीं है इसके करने से जी क्या होगा। जी जी और जी दूसरा व्यक्ति, वो साधक जो है वो करता है, उसको पता था कि ऐसे करने से ऐसे होता है, जैसे आपने आज समझाई सारी चीजें। जी ये ऐसे करने से पीठ के मसल और ये सारी चीजें, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में विशेष जानकारी और विद फिगर्स एंड फैक्ट्स जो आपने बातें रखी हैं, इससे जी नॉलेज बंदा जल्दी गेन करता है। जी जी तो ये मतलब बात ये होगी कि कोई भी कार्य है, कोई भी क्रिया है, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जी टेक्निक होनी चाहिए, बेनिफिट क्या है, कहाँ उसका इफेक्ट होता है, तो वो भी पता होना चाहिए। जी ठीक है ना जी। ये क्योंकि आपकी पढ़ाई तो बहुत ज्यादा है, हम तो थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। हो सकता है हम कड़े ज्यादा हो, पढ़े कम हो, परंतु आपके पास तो दोनों गुण है, आप प्रैक्टिकल भी हो और आप थियोरेटिकल भी उन चीजों को अच्छी से जानते हो। तो ये मतलब इस तरह से। और मैंने एक बात ये समझी है सारी बात, जो लोग, और सभी साधक भी सुन रहे हैं, जो लोग नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं, जी स्पेशली कक्षा में आकर करते हैं, जी क्योंकि घर पर तो इतना हो नहीं पाता, ये जी सारी चीजें उसी के अंदर ही आ जाती। बिल्कुल। ठीक है ना जी। हाँ जो जी अपने आप में जिस भी, मैं सारी चीज देख रहा था, कर भी रहा था साथ साथ। जी अगर जैसे अपनी क्लासेस का जो पैटर्न बन रखा है, सब जी भाई बहनों ने, स्वामी जी ने भी उसको दे रखा है, महाराज जी ने, तो वो सारी चीजें इसी के अंदर सारी की सारी आ जाती हैं। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि मैं कितना रेगुलरिटी से, कितना मन से, तन से उन क्रियाओं को करता हूँ। हाँ जी। और एक बात विशेष तौर पे आज समझ में आई है, कई बार लोग जो कहते हैं ना कि ज्यादा जोर लगाएंगे तो जी ज्यादा फायदा होता है, वो ऐसा नहीं नहीं है। होता। नहीं। ऐसा नहीं है जी। जी जी मतलब बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप जितना कर सकते हो उतना जरूर करें, जी परंतु हर क्रिया का, हर पोस्चर की पूर्णता क्या है, कहाँ तक मैंने जाना है, वो लक्ष्य मेरे को पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं सदा प्रयासरत रहूं कि मैंने वहां तक जाना है, वहां तक जाना है। अगर एक ही जगह जाकर मैं स्टेगनेंट हो जाता हूँ, तो फिर आगे उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है ना। वो पता नहीं ये हो गया, हाँ, इस बात से सेटिस्फाई होना चाहिए व्यक्ति को कि जितना मेरे से मैं कर सकता हूँ उतना मैंने ईमानदारी से किया है, बस, फिर बेनिफिट बराबर। तो इन चीजों को इस तरह से रेगुलरिटी मतलब जरूरत है हर रोज करने की। और आपने साथ में जो डॉक्टर्स एडवाइस की बात की है, वो भी बहुत जरूरी है। जी जैसे अपने, मैं अक्सर ईश्वर धाम सरकार को सुनता हूँ, वीरेंद्र कृष्णाचार्य जी को, वो अक्सर कहते हैं दुआ और दवा दोनों चीजों को साथ साथ चलना चाहिए। दुआ और दवा दोनों साथ। हम मेडिकल साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें करना भी चाहिए।
नहीं हमें करना। रूट कॉज पता होना चाहिए, प्रॉब्लम है क्यों। अच्छा, एक बात आप बताना, हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। जनरली हम ये कहते हैं कि रीढ़ के किसी भाग में भी दोष हो, किसी रीजन में भी, तीनों में से, तो फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो नहीं करनी होती। जी इन जनरल हम पूनम बहन यही बात करते हैं, जी जी। परंतु आपसे हम ये समझना चाहते हैं। मैंने देखा है कई पर्टिकुलर केसेस में, एंड इट्स वेरी रेयर, कि उनको आगे झुकाने वाली जब क्रिया करते हैं तो व्यक्ति को दर्द होता है। जब जी उसको पीछे की मोड़ने वाली पीछे की मोड़ने वाली आगे जब झुकाते हैं तो कहते हैं कि नहीं करना, परंतु कई केसेस में आगे झुकने वाली क्रिया करने में भी रीढ़ के दोष में ठीक होता है, किसी किसी पर्टिकुलर केस में। ऐसा क्या है इसके अंदर, अगर आप बता सको तो। देखिए, जो हमारी वर्टिब्रल का स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारे हाँ जी। मनके हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो अगर किसी किसी पर्सन के उस स्ट्रक्चर में जहाँ दबाव आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, उस वर्टिब्रल के अगर खिसक जाने से जहाँ पे दबाव आ रहा है, तो अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं, वो दबाव अगर बढ़ रहा है तो पेन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा बेसिकली बेंडिंग जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में बहुत पेन हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस वर्टिब्रे में, उस डिस्क में इतना स्लिप हो गया है कि वो जब आप बेंड करेंगे तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उस बोन को टच करेगी, उसके अंदर इमर्स होना की कोशिश करेगी, तो वो आपको पेनफुल देगी। बट कभी कभी अगर वो बैक साइड में टिल्ट हो गया, आप उसको फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उस स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब हम अगर हमारा फ्लो जो है CSF का स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल परफेक्ट रहता है, और बोन के अंदर जो गैप है और जो डिस्क है, कुशंस है, वो ठीक रहते हैं, तब हमारी स्पाइन बड़े अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर ज्यादातर हमारे बैड पोस्चर या किसी इंजरी की वजह से वहां पे जब दिक्कत आती है, तो आपको बैकएक में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी एक्सर्शन से भी काफी बैकएक होता है लोगों को, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स को पीरियड्स में हो सकता है, बहुत ज्यादा काम करने से हो सकता है। वो क्या होता है कि आपकी मसल्स दे गेट टायर्ड, आपने स्टेमिना बिल्ड नहीं किया अपनी मसल्स का। जब आपका स्टेमिना बिल्ड नहीं हुआ मसल्स का, तो वो जल्दी थक जाएंगी, तो उसमें लैक्टिक एसिड आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यू विल फील टायर्ड, वो बैकएक होएगी। वो 2 दिन फिर आप जब रेस्ट करेंगे, वो लैक्टिक एसिड मसल्स में से डिसिपेट हो जाएगा, तो फिर आप वापस वो ठीक कर सकते हैं। तो कईयों को ऑफ एंड ऑन ऐसा वाला बैकएक भी होता है, तो कईयों को आपका स्पाइन से रिलेटेड बैकएक भी होता है। तो बैकएक की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वैसे तो डॉक्टर्स दे नो बेटर, तो हम तो मतलब नॉर्मल पर्सन हैं, लेकिन हाँ क्योंकि योग से जुड़े हैं, तो मेरे मन में मतलब मैं जब भी कभी योग करवाती हूँ तो हमेशा अपने साधकों को ये बोलती हूँ कि आपका ध्यान पूरा केंद्रित रहना चाहिए। जो हमारा मस्तिष्क जैसा जैसा परसीव करेगा, हमारी बॉडी बिल्कुल वैसा रिएक्ट करेगी। तो अगर आप अपने मन में, अगर जैसे मैंने बोला कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, आप वैसा ही कीजिए, तो देखिए आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपके माइंड ही आपका फोकस नहीं है, आप उसको ऐसा ले ही नहीं रहे हैं पॉजिटिवली, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, फिर वो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। तो जैसे मेडिटेशन के सेशंस आप भी लेते होंगे, मैं भी लेती हूँ, मैं 45 मिनट्स की रूपा बहन लेती है। जी। तो वो मेडिटेशन रूपा आता है, बहन लेती है 1 मिनट में आप मेडिटेशन की दूसरी स्थिति में चले गए, तो इसका मतलब आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गया, आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इतना कूल हो राइट। जाता है, पॉजिटिव ऑरा जनरेट हो जाता है उसके लिए ना आपके आसपास से। तो वो जरूरी है, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है इसके लिए। हाँ, तो एक बात ना पूनम बहन, आ, जी आ, बाकी साथ चाहे कुछ भी क्रिया करते जाओ, साथ साथ में एक बार फोकस आज की बातचीत पे रखो। ये किरण बहन की बड़ी एफर्ट है कि हमें पूनम बहन से ज्ञान मिल रहा है, ये किरण बहन की सारी एफर्ट है, और इन 2 डेज हमने ये सारा डिसाइड किया, और तो मैंने तो इसलिए कल आपसे किया जी। नहीं बहन देखो, कार्यक्रम था, हमने 15 अगस्त मनाया, सेलिब्रेशन सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से की, ठाकुर जी की इतनी कृपा रही उसके अंदर कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन काम हुआ है। ये भगवान की सब कृपा है, उस परमात्मा की अकाल पुरुष कृपा है। तो ये 2 दिन क्या है, मन के अंदर आया कि नहीं ये संडे खाली जा रहा है, तो मैंने अपने सभी से बातचीत की करके तो फिर इस प्रोग्राम को बना लिया, और फिर माइंड में आया कि नहीं आपसे करवाया जाए तो और बेहतर होगा, तो आप बहुत अच्छा ये करवाया। अच्छा, एक बात पूनम बहन और थोड़ा क्लियर कर,
एक चीज आपने आज बहुत ही अच्छी किया, मैं साधकों के नोट्स में लाना चाहता हूँ, शायद किसी से दिमाग से मिस ना हो जाए। जैसे जो गुम्बद की बात की ना, अपने मंदिरों के अंदर होता है, जैसे आपने हाथ नमस्कार की मुद्रा में काश की ओर ले जाकर कि वहां से भुजाओं को ऊपर टच कीजिए, वहां से पॉजिटिव एनर्जी भीतर ब्रेन के माध्यम से प्रवेश करती है। ये बहुत मतलब एक मतलब अलग सी बात थी, जो जिसका कि हमें ज्ञान नहीं था। साधक भी मेरे साथ सहमत हो। इसमें एक बात और ऐड करूंगी जी, जब भी हम कभी मंदिर जाते हैं तो सिर्फ मंदिर जाकर माथा टेक के वापस मत आइए, मंदिर के परिसर में 10 मिनट के लिए बैठिए, क्योंकि जहाँ पे मंदिर होता है वहां पे मैग्नेटिक वाइब्स होती हैं, वेव्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप वहां पे बैठेंगे, उस स्थान पे बैठेंगे मंदिर में माथा टेकने के बाद, आपके शरीर में मूलाधार चक्र से वो एनर्जी आपके अंदर आएगी, वो पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर ये करते हैं, फटाफट गए, स्कूटर से उतरे, जल चढ़ाया और नमस्कार किया, वापस आ गए, लेकिन हमें मंदिर के परिसर में 10 मिनट के लिए अवश्य बैठना चाहिए। ये भी उसी का हिस्सा है। हाँ, वैसे ना ये आपसे बहुत सारी अप्रूवल्स अपने माइंड को मिल रही है आज। सच्ची बात है कि जनरली हम देखते हैं जब मंदिर जाते हैं ना, हम पेरेंट्स के साथ जाते हैं जब, तो वहां पर तो 2-4 मिनट बैठते जरूर थे। समझ में अब ये आया कि वहां बैठना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, वहां से हम पॉजिटिव एनर्जी उस मंदिर से गेन करते हैं, इसलिए ये जरूरी है जी। ठीक है, ये बात समझ। एक चीज और है, आप उस चीज की पुष्टि करेंगे, जैसे मंदिर में जाकर ना घंटी बजाते हैं ना जी, मंदिर घंटी बजाकर मैंने सुन रखा है कि उसके नीचे एकदम से घंटी बजाकर आगे ना निकलो ना पीछे निकलो, घंटी बजाकर कुछ पलों के लिए उस घंटी के नीचे ही खड़े रहो, जो उसकी साउंड वेव्स हैं, जो उसके वो है, वो अपने अपने ब्रेन के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्या ऐसा होगा? जी बिल्कुल। ये जो जब हम घंटी बजाते हैं, जो धातु की जो आवाज है वो हवा में कंपन पैदा करती है और वो वाइब्रेशन आपके हेड में आती है। तो जब आपके हेड के अंदर नर्व्स वाइब्रेट करती हैं तो आपके ब्रेन से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं। जब हम ओम का उच्चारण भी करते हैं तब भी ऐसा होता है। जब हम भ्रामरी करते हैं, मैं भ्रामरी में स्पेशल बोलती हूँ कि अपने अंदर ब्रेन में वाइब्रेशन को फील कीजिए। जब तक वो वाइब्रेशन फील नहीं होगी, भ्रामरी का कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक बात होगी सारी। हाँ जी, किसी ने और कोई बात पूछनी हो तो पूनम बहन हमारे बीच में है, आप कोई भी प्रश्न उनसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न औरों को भी रास्ता देगा। तो किसी ने कोई भी बात पूछनी हो तो आदरणीय पूनम बहन से आप पूछ सकते हैं, पूछिए, बाकी फिर बाद में बात करते हैं। किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई क्लैरिटी लेनी हो, कोई अपना इस तरह से कोई हो, तो आप अपना वॉल्यूम अनम्यूट करके पूनम बहन से आप प्रश्न कर सकते हैं। सुमन जी, किसी को भी हो। हाँ जी, हेलो 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 सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम कभी कभी हमारी किसी जैसे बैक में या किसी भी चीज में, जैसे मेरे को नी प्रॉब्लम थी, बहुत पेन हो रही है, बैक में बहुत पेन हो रही है ऑपरेशन के बाद, तो कभी हल नहीं होता है मेरे पास कि मैं क्या करूं अब। तो मैं उस चीज को लेट जाती हूँ और वो कमर की सारे आसन करती हूँ, और फिर मैं जब शवासन में लेटती हूँ तो मैं इमेजिन करती हूँ उस चीज को कि मैं सांस ले रही हूँ और सांस अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, और साथ साथ मेरा दर्द भी बाहर निकल रहा है। दर्द बाहर निकल रहा है। जब मैं उस चीज को फील करती हूँ ब्रेन के थ्रू, बॉडी की नर्व्स के थ्रू, तो वो 10 मिनट भी नहीं होते, 10 मिनट के अंदर अंदर वो पेन चली जाती है। तो बिल्कुल, मैं ये आपने जो हमारे भी माइंड से कनेक्टेड है। ये हमारा कहते हैं ना, हम अपनी अवस्था को अपने ब्रेन से कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप अपने ब्रेन को ये ऑर्डर करते हैं कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, तो आप विद इन 2 सेकेंड आनंद में आ जाते हैं। लेकिन यदि आप इसको सोच सोच के नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो आपका दिमाग आपको नेगेटिव की तरफ ले चलता है। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल हम मेडिटेशन में यही सिखाते हैं कि आप अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा जनरेट कीजिए। आप अपने पहले फोकस कीजिए शरीर के किस भाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर आप अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दीजिए।
अगर मेडिकल कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम है फिर तो उसको हम ऐसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको नॉर्मल हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से, थकावट की वजह से हुआ है, तो इस कंडीशन में आप बड़े आराम से अपने दर्द को भगा सकते हैं। जी, बहुत बेहतर, ऐसा ही होता है जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो? एक किसी का प्रश्न पूनम बहन इसलिए भी नहीं है, आपने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया है, आंसर क्वेश्चन किसी का नहीं है, कोई भी, सबको समझ आ गई है जी। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार पूनम जी। पूनम जी बहुत अच्छा सेशन है। एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। हम रूटीन में योगा अभ्यास कर रहे हैं और साधक, जितने भी साधक जो रूटीन अभ्यासी हैं, जी उनके लिए सारे एक्सरसाइज तो इजीली हो जाते हैं, जी लेकिन जो बहने आज क्योंकि स्कूल लग रहे हैं तो मॉर्निंग क्लासेस में आ नहीं पाते, हाँ तो जी। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि बैक किक के लिए जो लोग घर पे हैं और रूटीन अभ्यासी नहीं है, उनके लिए कोई एक एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगे जो कभी भी कर लें? जी, वो मैंने आपको जैसे आज आसन किए वो तो आप कर ही सकते हैं। वो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बेड पर लेट जाइए, अपनी दोनों लेग्स 90 डिग्री आप कर लीजिए, वहीं पे 90 डिग्री आप में लेफ्ट एंड राइट करते रहिए, और आप क्रिस क्रॉस आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सेतु बंद आसन बहुत इजी है आपके लिए करना, आप वो कर सकते हैं। और थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्ट्रेचिंग कीजिए, बॉडी को पूरा आप जैसे ताड़ासन करते हैं वैसी सी स्ट्रेचिंग कीजिए। तो वो जो स्ट्रेचिंग है, जब अगर आप रेगुलर योगा अभ्यास नहीं कर रहे हैं लेकिन आप पूरे दिन में 10 15 20 बार स्ट्रेचिंग कर लेते हैं ना बॉडी को, तो आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगी। बॉडी फैट को छोड़ दीजिए, बॉडी पेन को छोड़ दीजिए, जॉइंट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग रेगुलर कर रहे हैं, जो स्ट्रेच आपको नॉर्मल करने चाहिए, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए एज के हिसाब से ना हम क्या होता है कि हमारी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। अगर हम सपोजिंग 45 की एज प्लस में है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्टेगनेंट लाइफस्टाइल है, धीरे धीरे मसल्स जॉइंट वो स्टिफ होने शुरू हो जाएंगे। अब वो स्टिफ होंगे तो आप उठोगे तो यहाँ दर्द हो रही है, कभी कंधे में दर्द हो रही है, ये इसीलिए हो रही है ना क्योंकि स्टिफनेस हो गई है। लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं लगातार, तो स्ट्रेचिंग से ये चीजें फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम ये देखिए योगा में ये कराते हैं, ये क्यों कराते हैं, कुछ नहीं है, जरा सी एक्सरसाइज है, लेकिन इस जॉइंट को क्या कर रही है, पूरा लुब्रिकेट कर रही है, पूरा इसको एनर्जेटिक रख रही है, इसका मोशन अच्छा रख रही है। तो जब तक ये कर रहे हैं, मैंने वीडियो देखा था 90 साल के माता जी हैं, पूरे फ्लेक्सिबल हैं, कब से योग कर रहे हैं। क्या है, आपके हर एक जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखना, आपकी स्टिफनेस को रिमूव करना, राइट। एक और चीज भी हो सकती है बैक एक की वजह, आपका कैल्शियम लेवल, विटामिन डी कम हो सकता है, वो मेडिकल कंडीशन हो गई, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। पौष्टिक भोजन तो होना ही चाहिए ना, तभी आप अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है इसके लिए। ठीक है जी, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर नहीं भी कर रहे हो तो 5-5 जैसे कोई चेयर पे बैठ के आप जॉब करने हैं, कुछ नहीं करना, ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, 2 4 10 15 मिनट किया, फिर वापस अपने काम पे लग गए। ठीक है जी, तो ये स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। तो अभी तक हमने किरण बहन जी को सुना नहीं है किसी भी क्लास में, तो अभी ऐसा प्रतीत होता है कि 2 बार आपको सुनने के बाद कि जिन्होंने जिनको भेजा है वो इतने शानदार हैं, तो जिस दिन उनका नंबर आएगा तो क्या होगा। वो तो मेरे लिए बहुत पूजनीय है, बहुत बहुत ही। नहीं, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास। थैंक यू। पूनम भाई एक प्रश्न और है। हाँ जी। जनरली ये मतलब कहा जाता है, होता भी है, कि जिसके रीढ़ के किसी भाग में भी प्रॉब्लम है, दोष है, व्यक्ति कुछ भी ना करे, 10-15 दिन लगातार बेड रेस्ट कर ले अच्छा सा, उससे ही वो ठीक हो जाता है जी इन जनरल। ये सत्य है ना जी? देखिए, जब हमें अगर सपोजिंग एक पार्ट में बहुत सीवियर पेन है, तो हम उसमें, मैं भी नहीं बोलूंगी कि सडनली योगा करनी शुरू कर दो, पहले उस रिलैक्स करो, आप रिलैक्स करने के बाद जब वो पेन कम हो जाए फिर योगा अभ्यास करो। जब बेड रेस्ट होता है तो आपकी पूरी स्पाइन बिल्कुल ऐसे एक रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है,
तो वो जब वो वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन होती है, वो डेफिनेटली काम करती है, वो बिल्कुल उसका असर होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन योग जो होता है ना, वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, मसल की स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए, मूवमेंट के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ताकि आपकी फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइड बेंडिंग अच्छी हो सके। ये तो बिल्कुल डेफिनेटली है, रेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। हाँ जी सर, नमस्कार जी गुप्ता जी, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। पूनम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना ज्ञान है, नमन है आपको, सच में दिल से, हृदय से नमन है, सभी की तरफ से नमन है। इतने बढ़िया बढ़िया पर्सनालिटीज हमारे बीच में हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमने आपको लिया है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे बेटे को वो कुणाल जी की एज के हैं, मेरे बेटे को इतना पीठ दर्द था, हर 2-3 महीने बाद इतना जो बैक में आता था इफेक्ट, कि वो उसकी बॉडी टेढ़ी हो जाती थी। और 40-40 दिन बेड पे लेट के रेस्ट किया, वहीं बैठ के लैपटॉप पे काम करते। तो मैंने बहुत समझाया कि आप योग करो, ये कभी नहीं होएगा। तो ऐसा इफेक्ट आया। देखो अब 5 साल से एक बार भी कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। योगा करने से पीठ को इतनी स्ट्रेंथनिंग हो गई। और अब वो इतना डेडिकेटेड है, ऑफिस में बैठा है, योगा वाले का सर का फोन आएगा कि इस टाइम मैं फ्री हूँ 5:30 बजे, सर आप करेंगे? तो वो ऑफिस से उठ के आ जाता है, योगा करके नहा धो के दोबारा फिर ऑफिस चला जाता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि वो इतना डेडिकेटेड है। तो सच में योग जो है एक संजीवनी का अच्छी चीज है, योग बहुत अच्छी चीज है जी। मेरे दोनों पैरों के जो लिगामेंट्स है ना, फ्रैक्चर्ड थे, और डॉक्टर ने सर्जरी ही बोला था, मैं कभी भी गिर जाती थी। मैंने योग से अपने आप के दोनों एंकल्स मेरे एकदम फिट है। मैं अब आज की डेट में हील भी पहन लेती हूँ, और मतलब अच्छे से डांस वांस कर लेती हूँ हील पहन के। और मैं कभी बिल्कुल फुट मतलब शूज पहन के भी मैं गिर जाया करती थी, और सर्जरी बताई गई थी। लेकिन योग से, और क्या एक्सरसाइज है, पैरों को सिर्फ ऐसे अप एंड डाउन करना है और घुमाना है, बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। लिगामेंट्स आर एब्सोल्युटली ओके, बहुत अच्छी चीज है योग। बहुत प्रणाम है आपको, बहुत प्रणाम है। आप आ ही जाया करो कभी कभी हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। अपन घर ही बुला लेंगे एक दिन। हाँ जी जरूर। जब आपने पिछला सेशन लिया था उस समय भी मेरा बहुत दिल था